तो दोस्तों वेलकम है आप सबका ईसीजी इंटरप्रिटेशन लर्निंग के सेकंड लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप ईसीजी इंटरप्रेट किया जाता है, वो हम आज सीखेंगे। तो इस लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम लोग इसका जो टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर्ड होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारा पेपर मेजरमेंट। जब भी आपने कभी ईसीजी देखा होगा, उस ईसीजी में एक पेपर आता है जो वैक्स से कोटेड होता है, जिसके ऊपर लाइंस होती है, जिसको एक्सिस भी कहा जाता है। तो उस पेपर के मेजरमेंट्स हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा होगा PQRST वेव्स जो दिखती है ईसीजी में, वो एक्जैक्टली होता क्या है, कि मीनिंग्स क्या होते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि लीड्स प्लेसमेंट। जो ईसीजी के लीड्स होते हैं, 12 लीड ईसीजी हो गया, जिसके प्लेस ह्यूमन की जो बॉडी पे लीड्स प्लेस कहाँ पे होते हैं और किस मेथोडोलॉजी से यूज़ होता है, वो सब वो हम इसमें पढ़ेंगे। और हमारा आखिरी टॉपिक होगा स्टेप्स ऑफ ईसीजी इंटरप्रिटेशंस, कि किस तरह स्टेप्स, ये सब स्टेप्स इंक्लूड करके हम किस तरह एक ईसीजी को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट में हम पहले 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, और आखिरी के पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम जो 4th टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तो अभी हम हमारे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पेपर मेजरमेंट्स इन ईसीजी। ओके, अब ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक, पेपर मेजरमेंट्स इन ईसीजी। अब देखिए, जब भी आपने फर्स्ट टाइम जब भी आपने ईसीजी देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस तरह की ये इस तरह ईसीजी आपको, इस तरह ईसीजी का जो पेपर होता है वो आपको दिखता है। लेकिन फर्स्ट बार ये किसी को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है, किस तरह इसकी जो भी इसका मेथोडोलॉजी होता है वो किस तरह होता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे, तो जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, उस पॉइंट के बीच में एक बड़ा बॉक्स है, दिख रहा है आप सबको? ओके, जो मैंने पॉइंट मार्क किया उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स है। तो देखिए, अभी इस बॉक्स में सपोज मैं ये एक पॉइंट मार्क किया और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 mm, विच इज़ इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट। ओके, विच इज़ इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट्स। यहाँ तक आपको ये समझ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, सेकंड है ये जो हमारा बड़ा बॉक्स था, इस बड़े बॉक्स के अंदर हमें एक छोटा बॉक्स भी दिख रहा है। ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा छोटा बॉक्स। ओके, ये 4 पॉइंट्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है। तो यहाँ से डिस्टेंस लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 1 mm, विच इज़ इक्वल टू 0.04 सेकेंड्स। ये समझ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब फिर से हमें देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अलग मेजरमेंट्स है और यहाँ पे अलग मेजरमेंट्स है, ऐसा क्यों? तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब हमें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर हमें ये एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स हमें दिख रहा है इन 4 ब्लैक पॉइंट्स के अंदर। अब देखिए, जो इस ब्लैक पॉइंट्स के अंदर जो ये बॉक्स हमें दिख रहा है, बड़ा बॉक्स, उसकी जो मेजरमेंट्स है, अगर आप देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इट गोज़ अराउंड 5 mm, बट इट इज़ इक्वल टू 0.20 सेकेंड्स। पॉइंट इक्वल टू 0.20 सेकेंड्स। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा, इस तरफ ये मेजरमेंट अलग है और इस तरफ ये सेकेंड्स में क्यों है, ये मिली वोल्ट्स में और ये सेकेंड्स में इस तरह क्यों है? तो देखिए, जब भी कभी एक इस पेपर को हम देखते हैं, तो इसको हमने इस तरह देखना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ दी गई होती है, जो कि मेजरमेंट में आपको इजी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये समझ गया हमें। अब हम आगे की स्टेप में चलते हैं। अब देखिए, हम सेकंड पार्ट पे है हमारे, जिसका जो कि है PQRST वेव्स। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा PQRST वेव्स, Q वेव, T वेव, ST सेगमेंट, PR सेगमेंट, ये सब एक्चुअल में होता क्या है, ये हम आज देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास P है, ये हमारा Q है, ये R, S और ये T है। अब इनके मतलब समझते हैं। आपको ध्यान से देखिए, जब मैं P वेव की बात करता हूँ, तो P वेव हमें कुछ इस तरह दिखता है, थोड़ा सा ऊपर है। देखिए, कभी भी जो मैंने आपको बताया था कि इसे हमें y कंसिडर करना है और इसे हमें x कंसिडर करना है, जैसे कि हम बचपन में ग्राफ पे करते थे, ज्योमेट्री में जो ग्राफ्स पे हम कंसिडर करते थे, उस तरह इसको देखना है। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब जो हमारा x एक्सिस होता है, इसको कंसिडर कीजिए, x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, अब देखिए, जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन की जो ऊपर है वो है सब पॉजिटिव, और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन की जो नीचे है वो है सब नेगेटिव। तो हमारा P हो गया पॉजिटिव, हमारा R हो गया पॉजिटिव, T पॉजिटिव हो गया, लेकिन Q और S जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे है, और PRT जो है वो इसके ऊपर है। ये बात समझ गए? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, जो P है, P वेव जो है, ये रहा हमारा P वेव, ये यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट हो रहा है P वेव और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये जो P वेव है, ये इसका करस्पॉन्डेंस है अट्रिया से। जब दोनों अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब P वेव पॉजिटिव आएगा, जो प्रॉपरली जब फंक्शन होगा तब P वेव पॉजिटिव दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है QRS सेगमेंट। अब देखिए, ये इतना जो पोर्शन इसके बीच में जितना भी कुछ आ रहा है, ये हो गया हमारा QR सेगमेंट, QRS सेगमेंट।
पूरा हो गया क्यू आर एस सेगमेंट। अब क्यू आर एस सेगमेंट्स का रिलेशन क्या है? क्यू आर एस सेगमेंट जो है ये करस्पॉन्डेंस में है वेंट्रिकुलर, कंप्लीट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से, कंप्लीट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, क्यू आर एस का मीनिंग होता है कि कंप्लीट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो एस टी सेगमेंट होता है यहाँ से चालू होगा और यहाँ तक खत्म होगा। एस टी सेगमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, यहाँ से जो स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो होगा वो होगा एस टी सेगमेंट, और क्यू से जो लेके यहाँ तक होगा ये उसको बोलेंगे क्यू टी इंटरवल। और ये रहा हमारा टी वेव, ये रही हमारी टी वेव। अब टी वेव का करस्पॉन्डेंस है कंप्लीट, टी वेव का करस्पॉन्डेंस हम रखते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से। रीपोलराइजेशन का मतलब है एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रीपोलराइजेशन का मतलब आप सीधा सीधा देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट, कॉन्ट्रैक्शन के जो अपोजिट होगा उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। मतलब इन शॉर्ट रिलैक्सेशन आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। ओके, रिलैक्सेशन। तो एक बार समराइज करते हैं, देखिए एक बार समराइज करते हैं हम पूरा, एक बार सब कुछ हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा पी वेव। पी वेव हमारा करस्पॉन्डेंस रखता है अट्रिया से, दोनों अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। उसके बाद हमारे पास आ गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, ये क्लियर हो गया हमें। और टी वेव हमारे पास है, और इस टी वेव का मतलब होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब कि रिकवरी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये क्लियर है, एकदम ईजी, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। जो मैंने आपको यहाँ समझाया मैं वही आपको एक इजी वाली सिंप्लीफाइड इमेज में आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए हमारे पास ये इमेज है, देखिए हमारे पास ये इमेज है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पी वेव पे ध्यान देते हैं, ये यहाँ तक का पी वेव। देखिए पी वेव जो है ये रहा पी वेव। पी वेव अभी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है दोनों साइड से। मतलब ये हमारा कौन सा पार्ट है? सेप्टम के जो ऊपर था, जो हमने पढ़ा था, सेप्टम के जो ऊपर था वो अट्रिया था। ठीक है, अट्रिया। तो दोनों अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का काम पी वेव में हमें दिख रहा है। तो इसी में जब भी हम पी वेव देखेंगे हम बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अट्रिया। तो इसमें अगर एब्नॉर्मलिटीज हुआ तो दिस इज एब्नॉर्मलिटी रिलेटेड टू अट्रिया। ये हमारा सीधा सीधा कंसेप्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यू आर एस। ये रहा हमारा क्यू आर एस वेव, ये इतना रहा क्यू आर एस वेव। अभी देखिए क्यू आर एस, ये रहा क्यू आर एस वेव। ये कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है वो देखिए ये यहाँ से ऐसा और ये यहाँ से ऐसा। मतलब जो हमारा सेप्टम था उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये वेंट्रिकल्स को एक्टिव करेगा, इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन लाएगा ये वेंट्रिकल्स में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन हमारे पास है टी वेव। अभी देखिए टी वेव का वर्क क्या है? टी वेव का वर्क क्या है? रीपोलराइजेशन। इन शॉर्ट इट इज़ रिकवरी ऑफ वेंट्रिकल्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एक बार कॉन्ट्रैक्शन तो हमारे वेंट्रिकल्स का यहीं पे हो गया था क्यू आर एस में, लेकिन अब हम इसे मतलब रीपोलराइज करने जा रहे हैं, जो कि इसका रिकवरी करने जा रहे हैं, रिलैक्सेशन करेंगे हम इसका। तो वो टी वेव में हमको दिखेगा कि ये किस तरह रिलैक्स होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे ये रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकल्स। ये सीधा सीधा पी क्यू आर एस टी का मीनिंग होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए अब हम हमारे थर्ड पार्ट पे है, जो कि लीड्स प्लेसमेंट फॉर ई सी जी। ओके, तो सबसे पहले हमें हमारे पास जब ई सी जी का मशीन होता है, जो भी कोई मशीन होता है उसके अंदर 10 लीड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, लीड्स प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हमारे पास एक होगा रेड कलर में, जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड होगा वो हमें यहाँ पे लगाना है। जो लेफ्ट होगा हमें यहाँ प्लेस करना है। इन शॉर्ट हम आप याद रख सकते हैं, रेड से राइट हैंड, रेड से राइट हैंड, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड। और एक होगा हमारे पास ग्रीन कलर में, वो आपको लेफ्ट फुट पे लगाना है। ओके, लेफ्ट फुट पे आपको जो ग्रीन कलर का होगा लोड आपके पास, वो लेफ्ट फुट पे लगाना है। इस तरह ईसीजी के 3 स्टैंडर्ड लीड्स होते हैं। ओके, जो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे 3 लीड्स, ये काफ़ी मेन लीड्स हैं। ये होते हैं मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लीड्स ईसीजी में इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ऐसे और 6 लीड्स होते हैं। इसकी लोकेशन हम देखते हैं सबसे फिलहाल। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पैरास्टर्नल रीजन में हमको V1 लगाना है ऑन दी राइट हैंड साइड। Similarly, on the left hand side we have to place in the fourth intercostal space V2. Then we have to place between fourth and fifth intercostal space we have to place V3. Then we have V4 in the fifth intercostal space in the mid clavicular line. Then we have at the parasternal line, no sorry I'm sorry, जो इसका एंड होगा, उसके बाद क्लेविकल का जो एंड होगा लाइन वहाँ पे एक होगा, और मिड स्टर्नल में मिड एक्सिलरी लाइन में एक होगा, जो कि यहाँ आएगा। आप अगर उसको 3D व्यू में जब आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा वो। तो यहाँ तक लीड प्लेसमेंट का हमारा क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस, इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट पे जाना है। हम बिगिनिंग विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर नाउ। हमारा फोर्थ पार्ट है
स्टेप्स ऑफ ईसीजी इंटरप्रिटेशन। अब हम हमारे फाइनल चैप्टर पे, फाइनल टॉपिक पे आ चुके हैं कि इंटरप्रिटेशन किस तरह किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन के लिए हमें रिदम चेक करना होगा, हार्ट रेट चेक करना होगा, वोल्टेज चेक करना होगा, इलेक्ट्रिकल एक्सिस डिविएशन चेक करना होगा, एंड फिर फाइनली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है रिदम। देखिए, सबसे पहले जब हम रिदम की बात करते हैं, ईसीजी के रिदम के लिए, इन शॉर्ट ये नॉर्मल हार्ट बीट हो रही है या एबनॉर्मल हार्ट बीट हो रही है, इसे हम रिदम कह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल हार्ट बीट, उसके बाद हमारे पास है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया और इरेगुलर हार्ट बीट्स, जिसको हम कहते हैं रिदम्स। अब जब हमको रिदम इंटरप्रेट करना होता है तो हम जनरली देखते हैं दो आर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखिए, ये रहा एक आर पॉइंट, 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 ये रहा आर पॉइंट, ये रहा आर पॉइंट, ये रहा आर पॉइंट, आर पॉइंट, आर पॉइंट, आर पॉइंट। ओके, सो इसको बोलते हैं आर आर इंटरवल्स। दो आर पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं आर आर इंटरवल। ओके, अब देखिए, नॉर्मल हार्ट बीट में क्या होता है, जो आर आर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.6 टू 1.2 सेकेंड्स। ये होता है नॉर्मल हार्ट बीट के केस में। लेकिन इन केस ऑफ टैकीकार्डिया ये डिस्टेंस जो है ये कम हो जाता है। इन केस ऑफ टैकीकार्डिया इसका मतलब है कि हार्ट बहुत फास्ट में रिदम्स दे रहा है, पैल्पेट हो रहा है, या पैल्पेट उससे अच्छा हम इसे कह सकते हैं कि बहुत जोर जोर से ये हार्ट जो है हमारा धड़क रहा है। इन केस ऑफ ब्रैडीकार्डिया व्हाट हैपेंस इज, इन ब्रैडीकार्डिया द हार्ट बीट इज लेसर, द हार्ट बीट गेट्स लो। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है 6.6 टू 1.2 सेकंड्स का, ये बढ़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे गैप आने लगता है, आर आर इंटरवल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और अरिदमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट्स, इसे और भी कहते हैं कि अरिदमिया भी कहते हैं। अरिदमिया का मीनिंग है कि अरिदमिया जो हार्ट हमारा रिदम्स में नहीं चल रहा है, ये कभी ऐसी आर इंटरवल्स दे रहा है तो कभी आर इंटरवल्स बहुत पास में दे रहा है, इसे हम कहते हैं अरिदमिया। ये हो गया रिदम इंटरप्रेट करने का एक तरीका। हमने रिदम कंप्लीट कर लिया कि रिदम किस तरह चेक की जाती है। अब हम हार्ट रेट देखने जाते हैं। अब हम हार्ट रेट देखते हैं कि किस तरह हार्ट रेट इंटरप्रेट किया जाता है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ईसीजी यहाँ पे लिया हुआ है। अब हमें देखिए PQRST वेव हम तो पहचानने लगे ईसीजी में, ठीक है। तो इसमें एक बार देखते हैं कि PQ हमें मिलता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें तो ये रहा हमारा P, यहाँ पे नीचे QRS और ये रहा हमारा T। ओके, इस तरह हर एक लीड में, इस हर एक लीड में आपको PQRS इस ईसीजी में आपको खोजने हैं, या फिर जो भी ईसीजी आपके पास अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस के दौर पे आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको PQRS उसमें क्लियरली मिलते हैं, ठीक है। हाँ, एबनॉर्मलिटीज़ के केस में अलग कुछ सिनेरियो हो सकता है जिसमें P एब्सेंट हो या फिर QRS कुछ लंबा हो, कुछ छोटा हो, इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट होती है। लेकिन इन जनरल, इन अ नॉर्मल ईसीजी यू कैन ऑलवेज फाइंड PQRST वेव। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ओके, अब हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट है कि हमें हार्ट रेट किस तरह कैलकुलेट करना है। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है कि दो आर पॉइंट्स पकड़िए। पहले तो दो आर पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ये रहा एक आर पॉइंट, ये रहा दूसरा आर पॉइंट। ओके, अब इन आर पॉइंट्स के बीच में जितने भी लाइन्स आती है, जितने भी ये जो लाइन्स है, ये जितने भी ये बॉक्सेस है, जितने बॉक्सेस आते हैं उस बॉक्स को डिवाइड कर दीजिए बाई 100। क्या कहा मैंने कि जितने भी हमें आर आर पॉइंट्स के बीच में बॉक्सेस या लाइंस आ रही है, उन बॉक्सेस को डिवाइड कर दीजिए बाई 100, हमें हमारा हार्ट रेट मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें ट्राई करके देखते हैं। देखिए, ये P, ये एक आर पॉइंट है, ये हमारा एक आर पॉइंट है। अब इसके अंदर कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, हम 100 डिवाइड बाई 5 करके देखते हैं। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना है कि जो हम डिवाइड करने वाले हैं, मतलब कि मैंने जो आपसे कहा जितने बॉक्सेस हमें दो आर आर पॉइंट्स के बीच में मिलेंगे उसको हम 100 से ना डिवाइड करने से बजाय हम उनको डिवाइड करेंगे 300 से। ओके, तो हमें 5 बॉक्सेस मिले, तो 5 बॉक्सेस डिवाइड बाई 300 विल फाइंड फॉर आंसर नाउ। और आंसर इज 60, मतलब ये जो है 60 इस पेशेंट का हार्ट रेट हो गया। 60 इस पेशेंट का हार्ट रेट हो गया, जिसका ये ईसीजी है। अब हमें एक वापस एक दूसरे केस में हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। अब देखिए, फिर से हमें आर पॉइंट खोजते हैं। ये एक आर पॉइंट रहा, ये हमारा एक आर पॉइंट रहा, यहाँ पे एक आर पॉइंट रहा। इसके बीच में कितनी लाइन्स आ रही है हमें चेक करते हैं एक बार। 1 2 3 4 एंड 5। वही 5 डिवाइड बाई 300 हमको करना है। 60 इज आवर हार्ट रेट। सो इस दो आर पॉइंट्स के बीच में कितनी ही ये लाइन्स आ जाए, उतने बॉक्सेस को हमें ऑलवेज 300 से डिवाइड करना है, विल गेट आर आंसर। सो नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो होता है 60 to 100। इन केस अगर आपका द हार्ट रेट गोज लोअर देन 60, मतलब अगर 60 से कम होता है तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। और अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होता है तो दिस इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। यही होता है हमारा ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट तक हम आ चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं थर्ड पार्ट के, जो कि है वोल्टेज। तो वोल्टेज में आपको ओरली समझाता हूँ। देखिए, वोल्टेज एकदम बेसिक सी चीज़ है। सपोज ये रहा आपका PQRST, ये वेव है। तो इसका जो हाइट है, नॉर्मल हाइट जो होता है, अगर ये नॉर्मल हाइट से कम हो गया तो ये एबनॉर्मल कहलाएगा, तो आपका वोल्टेज कम हो गया। अगर ये नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है तो फिर ये भी एबनॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि आपका वोल्टेज
ज़्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज कम है। ये दो रीज़न सीधे सीधे होते हैं वोल्टेज के। अभी वोल्टेज किस केसेस में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है वो हम देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इस केस में हमारे वोल्टेज एबनॉर्मलिटी दिख सकती है। सेकंड हो गया हमारा ओबीस पर्सन में। ओबीस पर्सन में भी हमें वोल्टेज कम ज़्यादा दिख सकते हैं। या फिर किसी इम्प्रॉपर मशीन से आप अगर ईसीजी ले रहे होंगे तो उस केस में भी हमें वोल्टेज कम ज़्यादा दिख सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल एक्सिस डेविएशंस। इलेक्ट्रिकल एक्सिस डेविएशंस ये करस्पॉन्ड रखता है बहुत सी इसकेमिक हार्ट डिसीजेस या अलग अलग हार्ट डिसीजेस कंडीशन से। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वॉल्व रिगर्जिटेशन से भी ये करस्पॉन्डेंस रखता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एक्सिस डेविएशन किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है ईसीजी पे। देखिए एक्सिस डेविएशन समझने के लिए हमारे पास एकदम आसान सा तरीका है। आपको सबसे पहले लीड 1 में देखना है। सबसे पहले आपको लीड 1 में देखना है और लीड 2 में देखना है। देखिए अगर लीड 1 और लीड 2 में दोनों आर कॉम्प्लेक्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दिस इज़ नॉर्मल। अगर लीड 1 और लीड 2 में दोनों आर पॉइंट्स एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर लीड 1 और लीड 2 में दोनों आर पॉइंट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इसे कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। ये इतना ही है लेफ्ट और राइट एक्सिस डेविएशन, दैट्स इट। तो हमने देखा कि नॉर्मल, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन तीन पॉइंट्स हमने देखे जो कि हमें ऑलवेज देखने हैं लीड 1 और लीड 2 में। हमें लीड 1 और लीड 2 में ही ये समझ जाएगा कि लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस या फिर नॉर्मल डेविएशन है। ओके, अभी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। दो आर पॉइंट्स एक दूसरे को लीव कर रहे हैं तो आप इसे एल से एल याद रखेंगे आप, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लिविंग ईच अदर, टू आर पॉइंट लिविंग ईच अदर। फिर राइट एक्सिस डेविएशन को आप याद रखेंगे कि रिटर्निंग टुवर्ड्स ईच अदर, टू आर पॉइंट्स रिटर्निंग टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज कॉल्ड राइट एक्सिस डेविएशन। आर से आर, एल से एल, आप ये सीधा सीधा याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सिस डेविएशन के बाद हमारा लास्ट बचता है ईसीजी इंटरप्रिटेशन। इन सबको मिला के हम अब करने वाले हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए ये एक एग्जांपल है जो हम आपके सामने हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल के तौर पे इसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम बस इसमें अप्लाई करना है। हमारा ईसीजी इंटरप्रिटेशन इसमें ही हो जाएगा। अभी सबसे पहले रिदम देखते हैं। देखिए ये जो आर पॉइंट्स हमारे इक्वल डिस्टेंस में है, सब आप देख सकते हैं, सब आर पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में हमें मिल रहे हैं। आपको हर एक आर पॉइंट को चेक करना है क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपको एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और इट कुड लीड टू पेशेंट्स हेल्थ। सो इसलिए हमें ऑलवेज वी हैव टू बी प्रिसाइज इन इंटरप्रेटिंग एन ईसीजी। देखिए सबसे पहले रिदम तो हमारी नॉर्मल है। ये हमारा रिदम जो हमारा रिदम हमें नॉर्मल मिला है तो हमारा रिदम को हम मार्क कर देंगे, इट इज़ नॉर्मल। अभी हार्ट रेट पे चलते हैं। हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है 60 to 100। ओके 60 to 100 है। अब देखिए ये दो आर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे बाई 300। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो हमारा आंसर है 75 बीट्स पर मिनट। अभी 75 मतलब 60 to 100, सो इट इज़ नॉर्मल। हार्ट रेट भी हमारा नॉर्मल है। वोल्टेज अगर हम देखें तो वोल्टेज भी हमें सब नॉर्मल लग रहा है। यहाँ ये लीड में सब नॉर्मल वोल्टेज है। नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल 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 है वोल्टेज। तो वोल्टेज भी सब तरफ नॉर्मल है, वोल्टेज भी हमारा नॉर्मल है। अब इलेक्ट्रिकल एक्सिस डेविएशन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एक्सिस डेविएशन देखने के लिए हमने क्या कहा था कि लीड 1 और लीड 2 में हमें ज़्यादा फोकस रखना है एक्सिस डेविएशन देखने के लिए। अभी हमने क्या कहा था, अगर दो आर पॉइंट्स एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, अगर दो आर पॉइंट्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। तो ये रहा नॉर्मल ईसीजी। तो ये इलेक्ट्रिक एक्सिस डेविएशन इज़ नॉर्मल, इसमें डेविएशन नहीं है। ओके अब हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो इंटरप्रिटेशन हमें एबनॉर्मलिटी इन चारों में कुछ नहीं मिली। इन शॉर्ट दिस इज़ अ नॉर्मल ईसीजी। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ईसीजी। तो देखिए यहाँ तक आप एक नॉर्मल ईसीजी को एबनॉर्मल है या नॉर्मल है ये इंटरप्रेट करना आप यहाँ तक सीख जाएंगे। मैं आपको और कुछ नए पैटर्न्स बताने जा रहा हूँ अगले स्टेप के बाद, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मिलेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के दौरान काम आएंगे। मैं आपको वो पैटर्न्स दिखाता हूँ अभी। देखिए दोस्तों ये है वो पैटर्न्स जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इन पैटर्न्स को आपको गौर से स्टडी करना है प्रॉपर्ली। आपको इन सब पैटर्न्स को स्टडी करना है, इसमें क्या चेंजेस है, क्या अलग अलग इसके प्रॉब्लम्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ये सब आपको ठीक से इस हर एक पैटर्न में आपको स्टडी करना है। आप बुक्स या किसी और सोर्स का भी प्रॉपर्ली आप यूज़ कीजिए और इस पैटर्न के बारे में आप खुद से खोजिए। तो इस वजह से आप खुद से ही अपना नॉलेज डेवलप करना शुरू करेंगे। आपको हंड्रेड्स ऑफ ईसीजी इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप जाके एक ईसीजी प्रॉपर्ली इंटरप्रेट परफेक्टली आप कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं होता कि एक बार देख लिया और आपका ईसीजी इंटरप्रिटेशन ईजी हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ आपको प्रैक्टिस ज़रूर होगी एक बार एबनॉर्मल या नॉर्मल पे इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन उससे काम नहीं होता। हमें परफेक्ट डायग्नोसिस या परफेक्ट इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, क्योंकि it deals with the living being, so you have to be pretty careful for this. So wish you the best and keep practicing, keep learning, keep hustling. Thank you guys, wish you the best.